स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों। और फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि क्लास 7 के लिए जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उसका आंसर क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जो अर्धवार्षिक एग्जाम जो होने वाला है। इसका पूर्णांक 50 रहेगा दोस्तों, यानी कि 50 मार्क का होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना देरी के, क्यों टाइम वेस्ट करा जाए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो खंड क के अंतर्गत आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पुष्प। पुष्प जो है दोस्तों वही लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को हमने सोल्व करा है दोस्तों अभी। तो मैं आपको टाइम वेस्ट किए फिर मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो देखिए इसका जो आंसर आया है वो आया है 6 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। और अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उष्मा स्थानांतरण उष्मा स्थानांतरण की किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विकिरण को अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको रेडिएशन बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। तो दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है डी में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खाली स्थान रक्त होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी कि खून होता है। तो खाली स्थान में 5 से 6 लीटर होगा दोस्तों। और यहाँ पे दूसरा है, ईस्ट में खाली स्थान द्वारा जनन होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन के द्वारा, यानी कि खाली स्थान में मुकुलन भर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको नंबर दोस्तों, एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो मुकुलन भर दीजिएगा, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है दोस्तों। और हम तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं यानी कि पांचवा का सी देखने वाले हैं। तो सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का औसत तापक्रम कितना डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है नेचुरल, जैसे कि किसी व्यक्ति, उसका तापमान कितना होता है। तो उसका तापमान होता है दोस्तों कितना, 37 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री। तो यहाँ पे भर दीजिएगा 37 डिग्री हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे डी क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांतों की जांच करने के लिए क्या चीज का उपयोग करते हैं। तो क्या चीज का उपयोग करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो खाली स्थान में अवतल दर्पण भरा जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 6 नंबर यहाँ पे अच्छा से दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कॉलम फर्स्ट से कॉलम 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे मैं उत्तर बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो डी है यानी कि जल द्वारा प्रकीर्णन ये हो जाएगा आपका नारियल से मिल जाएगा। और प्लेटलेट्स रक्त को थका जमाता है दोस्तों, इसलिए बी मिल जाएगा 4 से। और भूमिगत ताना क्या होता है दोस्तों, जो लहसुन है वो भूमिगत ताना होता है, तो सी मिल जाएगा फर्स्ट से। और उष्मारोधी क्या होता है दोस्तों, जो प्लास्टिक होता है उष्मारोधी होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे उत्तर बता दिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। बस अब क्वेश्चन को आप लोग को दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आंसर की खुद से बनाते हैं दोस्तों। तो खुद से बनाते हैं तो आपको हम पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखना है। यानी कि टी मतलब कि ट्रू यानी कि सही, और एफ मतलब फॉल्स यानी कि गलत। तो जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। इस सब का उत्तर देखने वाले हैं। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए साफ साफ अपने से। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, रांची का कौन सा क्षेत्र तड़ित झंझा के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। और यहाँ पे अंठा के ये क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, बी यहाँ पे है, किसी स्थान पर पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं ये सब उनके नाम लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आप सारे क्वेश्चन आपको मैंने दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे 19 तक क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए है क्वेश्चन। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों आंसर की पे।
हाँ जी दोस्तों, तो ये है हमारा आंसर की यानी कि उत्तर माला। और यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन था पीछे दिखाएं, उसका जो मैंने जैसे बताया था वैसा ही यहाँ पर है दोस्तों। उष्मारोधी मिलेगा प्लास्टिक से, और प्लेटलेट्स मिलेगा आपका किससे, रक्त का थक्का बनाना, यानी कि बी मिल जाएगा 4 से। और सी यहाँ पे भूमिगत तना है, ये हो जाएगा आपको लहसुन से मिल जाएगा, यानी कि सी का पहला हो जाएगा। और डी जल द्वारा प्रकीर्णन नारियल में होता है दोस्तों। तो छठा नंबर का मैं तो पहले बता चुका हूँ, फिर से बता ही दिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर में सही और गलत लिखना था, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था शांतवा का, ये था दोस्तों था जलीय जीव अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये कभी भी यूरिया उत्सर्जित नहीं करते हैं, ये अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। और बी नंबर क्वेश्चन था कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कवक में बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। और यहाँ पे सी है फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा उपकरण है। यही बात सही है दोस्तों कि जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव यानी कि आधारित है, यानी कि जब आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा होता है तो उसमें मान बढ़ जाता है, इससे गर्म होकर फ्यूज जल जाता है। तो ये सही है। और यहाँ पे डी है पारा एक ठोस धातु है, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है दोस्तों। पारा तो द्रव धातु है दोस्तों, जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से समाप्त हो चुके हैं। और अब यहाँ पे खंड बी के अंतर्गत अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रांची का कौन सा तड़ित झंझा यानी कि लाइटनिंग के लिए संवेदनशील है, यानी कि जो वज्रपात होता है दोस्तों उसके लिए संवेदनशील है। तो इसका उत्तर दिया गया रांची के पठारी क्षेत्र और ऊंचे पेड़ वाले इलाके तड़ित झंझा के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। और यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पवन की गति अधिक होने पर हवा के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जब पवन की गति बढ़ती है तो वहां हवा का दाब कम हो जाता है। और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो था सही उत्तर भरना था अम्ल क्षारक और उनके स्रोत। तो जो सोडियम है दोस्तों या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक इससे क्या चीज साबुन में होता है, और लैक्टिक अम्ल दही में होता है दोस्तों। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, यानी कि उसका स्रोत चूने का पानी है। एसिटिक अम्ल सिरका होता है, यानी कि मीठे पदार्थ में वानिजर यानी कि सिरका जो होता है दोस्तों उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा आंसर। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों। यानी कि आप जब इंद्रधनुष बरसात के दिन में दिखता होगा तो आप देखते होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा कलर रहता है, तो उसमें 7 रंग होते हैं। इसके नाम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमुनी, बैगनी। याद रखने का तरीका यह तो एनसीईआरटी ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। एनसीईआरटी की बैजानी हैप्पी नाला रखिए और इसके पहले पहले नाम से, जैसे बै से बैगनी, जा से जामनू, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ला से लाल। ये तो ट्रिक पहले से ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि ए पौधे में जल तथा भोजन का परिवहन किन ऊतकों द्वारा होता है। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है दोस्तों। और यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन था 11 का, 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा और स्पंज दोनों में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रा और स्पंज। और 12 नंबर क्वेश्चन का है 4 एक लिंगी पुष्प के नाम लिखिए। एक लिंगी पुष्प, तो यहाँ पे 4 उत्तर लिख दिए हैं दोस्तों हमने। पहला है पपीता, बी है तरबूज, सी है मक्का और डी है ककड़ी। और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक लिंगी और द्विलिंगी का मतलब अपने भाषा में। तो देखिए एक लिंगी का उसके होता है जैसे कि ऐसे पेड़ पौधे के बीच जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे कि देखिए अगर आप चना के दाल देखे होंगे तो चना के दाल, चना को फुलाइएगा तो उसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर सरसों के भी बीज देखें तो उसको भी बीच तोड़ अथी बीचे बीच टूटने वाला भाग रहता है, यानी कि द्विदल के जैसा रहता है। और ऐसे ही आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विलिंगी। और यहाँ पे एक लिंगी की बात किया है तो एक लिंगी में पपीता के बीज को देखिएगा उसमें बीचे बीच कहीं से नहीं टूट सकता है। और ना तरबूज के बीज को, ना माका के बीज को तो कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं, ना ककड़ी को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन चारों हो जाएगा, लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अब हम खंड ख खंड बी के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन है सब समाप्त कर चुके हैं। और यहाँ पे अब सी नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषता बताना है। तो 4 विशेषता हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया हूँ। तो यहाँ पे
4 विशेषता दिया है। तो यहाँ पे जो पहला है दोस्तों वो है प्रतिबिंब सीधा होता है, और दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। और चौथा है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित यानी कि लेफ्ट या राइट दिखना होता है। और यानी कि ये समझाया चौथा पॉइंट दोस्तों कि अगर आप अवतल दर्पण में अगर आप दायां हाथ दिखाइएगा तो उधर से बायां हाथ दिखाएगा, यानी कि वो सीधा नहीं दिखाता है, लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट दिखाएगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उष्मा प्रवाह के प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे उसका जो ये था दोस्तों, हाँ उष्मा का प्रवाह होगा, और सी है दूसरे का सी हो जाएगा दोस्तों प्रवाह, उष्मा का प्रवाह 38 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु से 28 डिग्री वाली वस्तु की ओर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। और यहाँ पे डी है यह प्रवाह तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, 15 का ये दोस्तों वो है सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर क्यों बैठती है। तो आप अक्सर अभी ठंडे का मौसम है दोस्तों, तो आप कोई चिड़िया का देखिएगा कि वो जब बैठेगी कहीं पे तो वो पूरा पंख पूरा सिकुड़ पूरा फुला कर बैठेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है पंख फुलाने से उनके बीच हवा फंस जाती है जिससे उनको ठंडा नहीं लगता होगा। हवा उष्मा की कुचालक होती है जो उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है और उन्हें ठंड से बचाती है। इसीलिए सर्दियों में आप देखेंगे दोस्तों जो पक्षी होती है पंख फुला कर बैठती है। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया दोस्तों क्योंकि देखिए अभी जाड़ा का समय चल रहा है और इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो यहाँ पे 15 नंबर का ये समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे बी है दोस्तों, तो यहाँ बी पूछा था आपसे विद्युत धारा के 2 प्रभाव लिखना था, तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। तो पहला है उष्मीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर, यानी कि आप पढ़े होंगे दोस्तों कि एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस, तो दोनों में आखिर अंतर क्या है। अभी आप लोग को तो बहुत कम ही पढ़ना है दोस्तों, जब आप 10th में आ जाइएगा तो 10th में आपको उत्तल और अवतल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्योंकि एक 10th क्लास में एक है मानव नेत्रों में रंग बिरंगा संसार, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि नेत्र दोष क्या होता है। और अवतल उत्तल दर्पण अच्छे से तरीके से बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति का आंख में दिखता क्यों नहीं है, ये सारे आपको 10th में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अब 16 नंबर क्वेश्चन उसका उत्तर दिया हुआ है, उत्तल लेंस का विशेषता दिया हुआ है अंतर। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी उत्तर लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह थोड़ा कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जब भी आंसर इसका उत्तर लिखिएगा तो ऐसे डब्बा में बनाकर और बीच में फाड़ के, मतलब फाड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 2 भाग में बांट दीजिएगा और यहाँ पे उत्तल लेंस का और यहाँ पे अवतल लेंस का अंतर बता दीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। उत्तल लेंस में होता है बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। और यहाँ पे दूसरा है अवतल लेंस, बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखिए मैं आपको चित्र, मैं अच्छा से ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए दोस्तों ऐसे जो रहता है, ऐसे जो रहता है वो रहता है आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पे ऐसे जो रहता है दोस्तों, ऐसे जो रहता है ये रहा है आपका अवतल लेंस। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और यदि आप चित्र छाप देंगे अंदर में तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्र से बहुत नंबर मिलता है दोस्तों, बहुत नया नहीं, जितना कर रहेगा उतना ही मिलेगा, लेकिन नंबर कटता नहीं है। और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या है, इसके 2 कार्य लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो पहला कार्य है गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि CO2 का बाहर निकलना और O2 को, नहीं दोस्तों यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है गैसों का आदान प्रदान CO2 और O2 का। और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन करना, अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। और खंड सी यानी कि सेक्शन सी के अंतर्गत सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे डी देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला जो 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो मैं यहाँ पे आपको चित्र वृक्क और मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्र मार्ग दर्शाना होगा दोस्तों। तो मैंने चिंता मत कीजिए, मैं आपको चित्र लेकर आया हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो 18 नंबर में देखिए आपको ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ऐसा एक चित्र बनाना पड़ेगा। देख लीजिए आप पूरा चित्र, ऐसे चित्र बना के आपको नामांकित करना पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर कॉपी पर लिख कर। तो ये ऐसा ही छाप कर और इसका लिखना होगा। तो अब 18 नंबर के क्वेश्चन दिखाई दे दिए। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो
समुद्री खमीर और थल खमीर में क्या बताना था दोस्तों? देख लीजिएगा, पीछे दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है समुद्री खमीर। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर चलती है। और थल समीर किसको कहते हैं? रात के समय जमीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। तो मैं आपको बीच में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि मत कीजिएगा, लेकिन अब लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाते रहूँ। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।